संदेश खाली में बलात्कार और जमीन कब्जे के आरोपों को लेकर हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। लेकिन पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटी ममता बनर्जी की सरकार अब दमन पर उतर आई है। संदेश खाली के पीड़ितों को न कहीं जाने की इजाजत है और न ही किसी सियासी दल के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को वहां जाने की इजाजत है। हद तो तब हो गई जब ममता बनर्जी की सरकार ने तथ्य इकट्ठा करने पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यों की टीम को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस सबको कोलकाता के लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर ले गई। यहां 6 सदस्यीय टीम में पटना हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हन रेड्डी, ओपी व्यास, चारूवाली खन्ना और भावना बजाज शामिल हैं। इनके साथ ही कई एक्टिविस्ट और वकीलों को भी बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सभी को एक बस में भर कर ले जाया जा रहा है। ये टीम संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडों के खिलाफ सामने आए बलात्कार और जमीन कब्जे जैसे आरोपों के विषय में तथ्य इकट्ठा करने गई थी। हिरासत में ली गई टीम ने बंगाल पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने के लिए ये सब करने के आरोप लगाए। ये टीम लगातार पिछले 2 दिन से संदेश खाली के पीड़ितों से बातचीत कर रही थी। ये फील्ड पर जाकर सारे तथ्य जुटा रही थी। इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती जो कि उच्च संस्थाओं को सौंपी जाती। आज इस टीम को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज इस टीम को संदेश खाली थाना के मझेरपाड़ा, नातुनपाड़ा और नासकरपाड़ा जाना था। बताया गया कि इस टीम को उस समय गिरफ्तार किया गया जब ये संदेश खाली जा रही थी। इन्हें दक्षिण 24 परगना के भोजेरहाट से हिरासत में लिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया जहां इस टीम को हिरासत में लिया गया। वह जगह संदेश खाली से 52 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा कि संदेश खाली में धारा 144 लागू है, इसलिए एनएचआरसी की टीम यहां नहीं जा सकती। हिरासत में लिए गए सदस्यों ने इसे गैर कानूनी बताया। टीम की अगुवाई कर रहे जस्टिस रेड्डी ने कहा कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। हमने पुलिस कर्मचारियों से कहा कि कानून मानने वाले नागरिक के रूप में हम नियम नहीं तोड़ेंगे। संदेश खाली में कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। ऐसे में हम 2 समूहों में जा सकते हैं। कम से कम हमारी टीम की महिला सदस्यों को वहां जाने दिया जाना चाहिए ताकि वे संदेश खाली जाकर उन महिलाओं से बात कर सकें कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बाहुबली का दंश झेलने को जो मजबूर हैं। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों का समझौता एक बार फिर खटाई में पड़ गया। कांग्रेस केजरीवाल और अखिलेश यादव की तरह ममता बनर्जी के साथ भी जैसे तैसे समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात अब लगभग खत्म हो गई है। वजह यह कि ममता बनर्जी को लेकर पार्टी में ही आम राय नहीं है। दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ममता बनर्जी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को यह मंजूर नहीं। वाम दलों के साथ गठबंधन के लिए जोर लगाने में सबसे आगे अधीर रंजन चौधरी हैं। वजह यह कि राज्य में टीएमसी के बजाय वाम दलों के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर टीएमसी ने कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया। हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बात के संकेत दिए थे कि बंगाल में टीएमसी के साथ सीट समझौते को लेकर उनकी पार्टी की बातचीत अभी जारी है। हालांकि इस दावे को बंगाल कांग्रेस के मुखिया अधीर रंजन चौधरी ने नकार दिया। जयराम के दावे पर नकारते हुए कहा कि नहीं मालूम कि जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का मैं अध्यक्ष हूं। मुझे ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ। दूसरी बात, टीएमसी ने पहले ही बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कांग्रेस के वाम दलों के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम से इस विषय पर बातचीत चालू कर दी है और कांग्रेस वाम दलों के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने इस दौरान ममता बनर्जी पर इंडी गठबंधन को लेकर यू टर्न लेने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ जयराम रमेश के गठबंधन की सीट समझौते के दावे को टीएमसी ने भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर उसका स्टैंड एकदम साफ है। ममता बनर्जी ने पिछले महीने बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। दरअसल अधीर रंजन चौधरी के टीएमसी के साथ गठबंधन न करने की वकालत के कई कारण हैं। वो लगातार बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलते आए हैं और ममता बनर्जी को निशाने पर लेते रहे हैं। वे बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर चुके हैं और उनके टीएमसी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। इसके अलावा यदि बंगाल में टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो अधीर रंजन चौधरी को अपनी बहरामपुर लोकसभा उनके खाते में जाती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने अवसान की ओर जा रहे वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत करने से उनके सभी हित सध जाएंगे। बंगाल में वाम दल और कांग्रेस इससे पहले भी 2021 विधानसभा चुनाव में गठबंधन में लड़ चुके हैं। उधर टीएमसी का रुख स्पष्ट है कि वह कांग्रेस वाम दल वाले मोर्चे के साथ नहीं जाएगी।
कर्नाटक में सिद्धरमैया की कांग्रेसी सरकार को बीजेपी ने ऐसा दर्द दे दिया जिससे कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसे सहलाते ही रहना होगा, उसके बाद भी वो मिट जाए इसकी कम उम्मीद है। असल में सिद्धरमैया ने लोकसभा चुनाव के पहले अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मंदिरों पर टैक्स लगाने का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि इसके लिए विधानसभा से एक बिल भी पारित करवा लिया जिसके मुताबिक मंदिर के चढ़ावे में से टैक्स वसूलने का प्रावधान था। बिल के मुताबिक 10 लाख 1 करोड़ तक के सालाना चढ़ावे वाले मंदिर में 5% और 1 करोड़ से अधिक आय वाले मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाना था। लेकिन जैसे ही ये बिल विधान परिषद में भेजा गया, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर इस बिल को गिरा दिया। कांग्रेस सरकार का विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं हो सका और मंदिरों से टैक्स वसूलने की योजना फिलहाल पानी पड़ गया। कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मस्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 को इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा में मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद विधेयक को स्वीकृति के लिए विधान परिषद भेजा गया था। विधानमंडल के ऊपरी सदन में यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में ध्वनि मत से यह विधेयक गिर गया। विधान परिषद में विपक्षी दलों के पास बहुमत है। इस तरह कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के मंसूबों पर पानी फिर गया। विधेयक में कहा गया कि एकत्रित धन को राज्य धार्मिक परिषद द्वारा प्रशासित एक साझा कोष में डाला जाएगा, जिसका उपयोग 5 लाख से कम आय वाले सी श्रेणी के मंदिरों के अर्चकों पुजारियों के कल्याण के लिए किया जाएगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कोटा श्रीनिवास पुजारी ने पुजारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कदम का स्वागत किया, हालांकि मंदिर द्वारा अर्जित राजस्व के दुरुपयोग का विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार उनके कल्याण के लिए बजट के तहत धन क्यों नहीं दे सकती। विपक्ष ने विधेयक में मंदिर समिति के अध्यक्ष को सरकार द्वारा मनोनीत करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने विपक्ष को समझाने की कोशिश करते हुए सदन को आश्वासन दिया कि सरकार मंदिर समिति के अध्यक्ष के मनोनयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मंदिरों से साझा कोष में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि को भी कम करेगी। विपक्ष ने विधेयक पारित करने से पहले इसमें संशोधन किए जाने पर जोर दिया, जिसको देखते हुए रेड्डी ने सोमवार तक का समय मांगा और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें वित्तीय निहितार्थ शामिल है। सभापति के रूप में मौजूद उपसभापति एम.के. प्रणेश ने सोमवार तक का समय न देते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि सदन पहले ही विधेयक पर विचार कर चुका है। इसके बाद विधेयक पर मतदान हुआ और ये विपक्षी भाजपा गठबंधन के संख्या बल की वजह से गिर गया। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, वहां तो पार्टी में पहले से ही भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब उन राज्यों में भी कांग्रेस को झटके लग रहे हैं जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी ताकतवर हैं और बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस को ताज़ा झटका यहीं लगा है। पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक और 3 बार के विधायक विजयाधरानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गईं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जनाधार वाले नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की मौजूदगी में विजयाधरानी ने बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाजपा में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजयाधरानी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजयाधरानी ने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अच्छी योजनाओं के लिए सराहना की और कहा कि कई अच्छी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ योजनाओं को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने महिलाओं पर भाजपा के फोकस की सराहना करते हुए कहा कि देश में बहुत सारी बड़ी चीजें हो रही हैं। विजयाधरानी ने वेलावनकोड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। ये विधानसभा सीट कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। विजयाधरानी इस बात को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज बताई जा रही थी कि चुनावों में लगातार जीत के बावजूद पार्टी में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया। उनकी वरिष्ठता के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए पहली बार विधायक बने के सेल्वा पेरुंथागई को चुना। हालांकि तब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथागई ने इन विजयाधरानी के पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में जबरदस्त फायदा होगा और उनका लक्ष्य तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और पुदुचेरी की एकमात्र सीट जीतना है। सेल्वा पेरुंथागई ने
ये भी कहा कि कांग्रेस और डीएमके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी विजयाधरानी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है, वहां तो पार्टी में पहले से ही भगदड़ मची हुई है, लेकिन अब उन राज्यों में भी कांग्रेस को झटके लग रहे हैं, जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी ताकतवर हैं और बीजेपी का कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस को ताज़ा झटका यहीं लगा है। पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक और 3 बार के विधायक विजयाधरानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे बीजेपी में शामिल हो गईं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जनाधार वाले नेता का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन की मौजूदगी में विजयाधरानी ने बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने कहा कि मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाजपा में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एस विजयाधरानी ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजयाधरानी ने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न अच्छी योजनाओं के लिए सराहना की और कहा कि कई अच्छी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ योजनाओं को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने महिलाओं पर भाजपा के फोकस की सराहना करते हुए कहा कि देश में बहुत सारी बड़ी चीजें हो रही हैं। विजयाधरानी ने वेलावनकोड से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। ये विधानसभा सीट कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में आती है। इससे पहले बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से दी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। विजयाधरानी इस बात को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज बताई जा रही थी कि चुनावों में लगातार जीत के बावजूद पार्टी में उन्हें उचित महत्व नहीं दिया। उनकी वरिष्ठता के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए पहली बार विधायक बने के सेल्वा पेरुंथागई को चुना। हालांकि तब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वा पेरुंथागई ने इन विजयाधरानी के पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में जबरदस्त फायदा होगा और उनका लक्ष्य तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और पुदुचेरी की एकमात्र सीट जीतना है। सेल्वा पेरुंथागई ने यह भी कहा कि कांग्रेस और डीएमके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी विजयाधरानी को कन्याकुमारी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और कोर्ट सब के सब अरविंद केजरीवाल पर बरसने को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बजट की छतरी तान कर बैठ गए हैं। न वे दिल्ली का बजट पेश कर रहे हैं और न विधानसभा का सत्र खत्म हो पा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियों के हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, बजट। लेकिन ये बजट गृह उपराज्यपाल की मंजूरी और गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बावजूद वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना के दफ्तर में धूल फेंक रहा है। इस बात से नाराज एलजीबीके सक्सेना ने केजरीवाल से कड़े लहजे में बजट पेश करने को कहा। असल में बजट को लटकाकर केजरीवाल सिर्फ ईडी के संकट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी वे कब तक कर पाएंगे, अंदाज़ा सभी को है। माना जा रहा है कि ईडी को अपने से दूर रखने की ये केजरीवाल की आखिरी कोशिश है। इसीलिए इस दौरान केजरीवाल ने जैसे तैसे कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात कर ली है। डील पक्की हो गई ताकि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में बाद में पार्टी को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। दिल्ली बजट 15 से 21 फरवरी के बीच पेश होना था। राष्ट्रपति द्वारा 19 फरवरी को बजट पास किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बजट वित्त मंत्री के पास लंबित पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता को जानने का है कि उनके लिए सरकार ने बजट में क्या दिया है। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने में
कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और ये सब आतिशी का बहाना था। बजट सत्र की अवधि बढ़वाकर केजरीवाल इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ भाषण देने के लिए कर रहे हैं। बिना किसी तथ्य के वे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर कही गई बातों और लगाए गए आरोपों को लेकर बाहर कुछ नहीं किया जा सकता। और सदन के अंदर जब बीजेपी के विधायक विरोध करें या उत्तर दें तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। विधानसभा में 25 फरवरी को ही बजट पेश किया जाना था, लेकिन उन्होंने सत्र को मार्च के पहले हफ्ते तक बढ़ाने की अपील की थी। अभी स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा में दिल्ली सरकार बजट कब पेश करेगी। दिल्ली बजट सत्र 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के लिए शेड्यूल था। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बताया कि उपराज्यपाल की तरफ से बजट का अप्रूवल मिलने के बाद इसे अप्रूवल के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया था। अब उपराज्यपाल का कहना है कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसे एक हफ्ते पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।